प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे उदारवाद के मूल सिद्धांत और इसकी आलोचना। ठीक है। अब उदारवाद वास्तव में है क्या, इसका जन्म एवं विकास किस तरह से हुआ है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है। परंतु आज हम पुनः एक बार ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में ये उदारवाद है क्या। फिर दोहरा रहे हैं बात। क्यों? जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक ना तो इसके मूल सिद्धांत समझेंगे और ना इसकी आलोचना कर पाएंगे, ना इसका प्रभाव और महत्व समझ पाएंगे, ना इसके प्रकार समझ पाएंगे। इसलिए मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि वास्तविक रूप में उदारवाद वह सिद्धांत है, नोट कीजिएगा, उदारवाद वह सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या कह रहा हूं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात वास्तविक रूप में यहां पर एक प्रकार से लेसे फेयर को प्रमुखता दी जाती है। किसको? मैं संक्षिप्त बता रहा हूं, क्या लेसे फेयर को प्रमुखता दी जाती है। लेसे फेयर जो कि फ्रांसीसी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है अकेला छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार से समझौता करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एक विवेकवान प्राणी है, एक बुद्धिमान प्राणी है, वह अपना हित स्वयं जानता है, इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए और सरकार को किसी भी रूप में आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः इसे अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। क्या? अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। लेकिन ये जो मेरा संकेत है ये वास्तविक रूप में परंपरागत उदारवाद की तरफ है। क्यों? क्योंकि आधुनिक उदारवाद वास्तविक रूप में कहेगा कि जन कल्याण से संबंधित कार्यों को करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और किया भी जाता है। खैर, ये प्रकार की बात हम बात करेंगे। यहाँ तक इतना ध्यान रखेंगे कि वास्तविक रूप में यहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि सरकार को किसी भी रूप में आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वास्तविक रूप में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, चूंकि वह विवेकवान प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, तो ऐसी स्थिति में इनका कहना है उदारवादियों का कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो इससे उपभोक्ता, विक्रेता और उत्पादक इन सबको लाभ होगा। किस किस को? फिर से समझे, जो उपभोक्ता है उसको भी लाभ होगा, विक्रेता है उसको भी लाभ होगा और जो उत्पादक है उसको भी लाभ होगा। अब इन तीनों को लाभ होगा तो इसका मतलब वास्तविक रूप में पूरे समाज को लाभ होगा। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की बात की जा रही है। अर्थात मूल बात यह है कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या फिर मैं ये कहूंगा कि वास्तविक रूप में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यहां तक कहेंगे हम कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को पूर्ण रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, राज्य के द्वारा किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात व्यापार उद्योग के मामले में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ध्यान देंगे, एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों की समस्या, वेल्थ ऑफ नेशंस, फिर दोहरा रहा हूं, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों की समस्या, वेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत इसकी चर्चा की है। अर्थात इन्होंने कहा है कि वास्तविक रूप में उद्योग व्यापार के अंतर्गत राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सबसे अधिक बल देता है। अर्थात उदारवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर कह रहा हूं वास्तविक रूप में यहाँ व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की बात की जा रही है। अर्थात यहाँ लेसे फेयर को प्रमुखता दी जाती है, मतलब व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, या यहाँ अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है, मतलब राज्य को
आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ वास्तविक रूप में राज्य को आर्थिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, उसे किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये उदारवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु है। परंतु वास्तविक रूप में आगे चलकर हम देखेंगे कि स्वयं उदारवाद ही दो भागों में बंट जाता है, और जो दो प्रकार है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये तो मैंने एक सामान्य अर्थ बताया जिससे कि विद्यार्थी समझ जाएं कि वास्तव में ये उदारवाद है क्या। तो मुझे आशा है आप उदारवाद का अभिप्राय समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम उदारवाद के मूल सिद्धांत लेते हैं कि इसके मूल सिद्धांत क्या क्या हैं। अब मूल सिद्धांत कहां से आएंगे? यदि आपने ये इतनी सी बातें समझ ली है, ये मैंने जो सामान्य सा भावार्थ बताया है, तो वास्तव में इसके मूल सिद्धांत भी यहीं से निकलेंगे और इसकी आलोचना भी इसके आधार पर की जाएगी। इसमें कोई नयापन नहीं होगा। ध्यान दें, इसका पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? मानव विवेक में आस्था। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ बताते समय कि वास्तविक रूप में जो उदारवादी हैं वो एक प्रकार से हम कहेंगे कि व्यक्ति को विवेकवान प्राणी मानते हैं, बुद्धिमान प्राणी मानते हैं। इसलिए इनका कहना है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपना हित स्वयं जानता है, इसलिए इसे स्वतंत्र रूप में कार्य करने दिया जाना चाहिए। राज्य को किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए, जिसे कि लेसे फेयर कहा जाता है। दूसरा इसका मूल सिद्धांत क्या है भाई? अनुदारवाद का विरोध। वास्तविक रूप में जो उदारवादी हैं वह अनुदारवाद का भी विरोध कर रहे हैं, अर्थात इनका कहना है कि वास्तविक रूप में उन सभी परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों का विरोध किया जाना चाहिए जिसके द्वारा व्यक्तियों को प्रसन्नता नहीं मिल रही हो, व्यक्तियों को सुख नहीं मिल रहा हो, बल्कि विपरीत रूप में व्यक्ति उनसे परेशान हो रहे हो, दुखी हो रही हो, तो उन सभी परंपराओं का विरोध किया जाना चाहिए और बुद्धि के आधार पर नीतियों और नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने अनुदारवाद का भी विरोध किया। अब देखो, यहाँ मैं ये इसके जो मूल सिद्धांत बताऊंगा, आलोचना बताऊंगा, इससे संबंधित मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ हजारों प्रश्न बनते हैं। हम यहाँ बहुकल्पित प्रश्न बताएं आपको तो वो शोभा नहीं देता है। वास्तविक रूप में हम तो जो मूल सिद्धांत है उनको तरीके समझाएंगे, फिर जैसी मर्जी हो प्रश्न पूछेगा। नेट जेआरएफ के अंतर्गत स्कूल कॉलेज लेक्चरर में किसी भी रूप में प्रश्न पूछेगा, आप गलती नहीं करेंगे। तीसरा इसका सिद्धांत क्या है? समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं है। अब ध्यान दें, वास्तविक रूप में उदारवादी ना तो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मान रहे हैं, इनका कहना है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, ना ही इनका कहना है कि राज्य एक दैवीय संस्था भी नहीं है, एक दैवीय संस्था भी नहीं है, बल्कि उदारवादी राज्य और समाज को क्या मान रहे हैं? कृत्रिम संस्था मान रहे हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में राज्य का निर्माण स्वयं व्यक्ति के द्वारा किया गया है। अर्थात कहने का भावार्थ ये कि किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, आपको बिंदु याद रखना है कि समाज व राज्य क्या है? कृत्रिम संस्थाएं हैं। इसके ऊपर किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, जबकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ प्लेटो और अरस्तु ने इसके बारे में क्या कहा था? प्राकृतिक संस्थाएं कहा था, स्वाभाविक संस्थाएं कहा था। हॉब्स लॉक ने इसके बारे में क्या कहा है? वास्तविक रूप में इन्होंने यहाँ संवेदवादी सिद्धांत दिया है। वैसे संवेदवादी सिद्धांत की बात आती है तो ऐसी स्थिति में इसको कृत्रिम संस्था ही कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो उदारवाद के जनक वो जॉन लॉक है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि ये दैवीय सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसी के साथ में प्राकृतिक संस्था राज्य को कहा गया इसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चौथा क्या है? व्यक्ति साध्य, समाज व राज्य साधन। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखो, वास्तविक रूप में हम नाजीवाद, फांसीवाद की बात करें, इसी के साथ में उग्र आदर्शवाद की बात करें, तो वो तो वास्तव में व्यक्ति को साधन मानते हैं और राज्य को साध मानते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को साध्य मान रही है, समाज और राज्य को साधन मानती है। इसका मूल भावार्थ क्या होगा? इसका मूल भावार्थ ये है कि यदि राज्य के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे कि व्यक्ति को पीड़ा पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में उस कानून को बदला जा सकता है। समाज के अंतर्गत कोई ऐसे रीति रिवाज प्रथा है जिनसे वास्तविक रूप में हमें
पीड़ा मिलती है, हमें दुख मिलता है, हम परेशान होते हैं, तो ऐसे रीति रिवाज, नियमों को, परंपराओं को बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने अपने लिए समाज में राज्य का निर्माण किया है, अपने लिए किया है, अपने लिए किया है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारी आशा के अनुरूप ये कार्य नहीं करते हैं तो इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को क्या मानती है? साध्य मानती है, समाज और राज्य को साधन मानती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको नोट कीजिएगा। अगला क्या है इसका सिद्धांत? व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। बिल्कुल, उदारवादी वास्तविक रूप में व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकारों की भी समर्थन करते हैं। कैसे? वास्तविक रूप में जॉन लॉक जो उदारवाद के जनक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक है। और जॉन लॉक ने कितने प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी? 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी। कौन कौन से? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। फिर से बोल रहा हूँ, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 3 अधिकार बताए जॉन लॉक ने, 3 अधिकार बताए हैं, 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। तो यहाँ वास्तविक रूप में कहा जा सकता है कि जो ये जॉन लॉक उदारवाद के जनक है, अति साधारण बिंदु बन रहा है कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। मतलब इनका कहना ये है कि ये 3 अधिकार जनक के साथ मिलते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इनका कहने का मूल भावार्थ ये है कि राज्य की स्थापना की इसलिए गई है, किस लिए की गई है? कि इन अधिकारों की सुरक्षा की जाए, इन अधिकारों की रक्षा की जाए, जीवन की, स्वतंत्रता की, संपत्ति की। इसलिए व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का इन्होंने समर्थन किया है। किसने? उदारवाद। अगला छठा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है, उदारवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ कहने का मूल भाव आप ये है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति में इतना विवेक है कि वह अपने हित में स्वयं फैसला ले सकता है। इसलिए व्यक्ति को पूर्ण रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी इच्छा अनुसार समझौता कर सके और राज्य को किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति यदि स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्र रहने के कारण ही वास्तविक रूप में उसके व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा। इसलिए यह भी इनका सिद्धांत होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। अगला, राज्य के उद्देश्य व कार्य संबंधी सिद्धांत। अब देखो, यहाँ राज्य के उद्देश्य कार्य संबंधी सिद्धांत कैसे है ये? क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में उदारवादी विचारधारा राज्य के क्या उद्देश्य और कार्य हो। देखो, अब यहाँ वास्तव में ये तो सत्य बात है कि परंपरागत उदारवादी तो ये कहेंगे कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, कम से कम कार्य करना चाहिए। यहाँ ये बात आ भी रही है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, मतलब राज्य को अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए। लेकिन भाई, जब वास्तविक रूप में हम टी.एच. ग्रीन का अध्ययन करते हैं, थॉमस एल ग्रीन का अध्ययन करते हैं, तो वास्तविक रूप में उन्होंने तो कहा कि राज्य के द्वारा जनता के कल्याण संबंधी कार्य करने चाहिए, और करने चाहिए तो फिर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वास्तविक रूप में उद्देश्य और कार्यों के संदर्भ में जब हम उदारवाद के 2 प्रकार की बात करते हैं, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, तो वास्तव में परंपरागत उदारवादी तो ये कहते हैं कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आधुनिक उदारवाद ये कहेगा कि राज्य को जन कल्याण से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे और करने भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 भागों में बट जाते हैं, जिसकी चर्चा हम तीसरे पार्ट के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, 8वां क्या है? असीमित या समग्रतावादी शासन के विरोध का सिद्धांत। अब ध्यान दें, वास्तव में उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है वो यही है, क्या? कि ये किसी भी रूप में असीमित शासन या समग्रतावादी शासन प्रणालियों का समर्थन नहीं करते हैं, उल्टा उनका विरोध करते हैं। जैसे नाजीवाद है, फांसीवाद है, इनको ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करते हैं। मतलब कहने का मूल भावार्थ ये है कि कोई भी शासन या कोई भी विचारधारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है, किसी भी रूप में निरंकुशता का प्रयोग किया जाता है, उसको ये विचारधारा स्वीकार नहीं करती है। अर्थात उदारवाद किसी भी रूप में असीमित सत्ता या समग्रतावादी शासन को स्वीकार नहीं करती है, बल्कि असीमित या समग्रतावादी शासन के विरोध का सिद्धांत। मतलब मूल बात इसमें यही है कि किसी भी रूप में निरंकुशता का समर्थन नहीं करेंगे,
किसी भी रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, किसी के भी द्वारा कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी भी कानून या रीति रिवाज का समर्थन नहीं करेंगे जिसके द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जाता हो। तो ये इसका सबसे मूल सिद्धांत है, बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि नाजीवाद और फांसीवाद के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जाता है, व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। अगला 9वां सिद्धांत, पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श। हाँ, उदारवादी विचारधारा वास्तविक रूप में किसी भी रूप में धार्मिक राज्य का समर्थन नहीं करती है, बल्कि वास्तविक रूप में इनका कहना है कि धार्मिक सहिष्णुता, क्या धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर उन्होंने बल दिया है। किसके ऊपर बल दिया है? धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर बल दिया है। वास्तविक रूप में इनका कहना है कि पंथ निरपेक्ष राज्य के आदर्श को अपनाया जाना चाहिए, ना कि धार्मिक राज्य या पंथ राज्य को अपनाया जाए। मतलब पंथ सापेक्ष राज्य नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष राज्य के आदर्श को अपनाए, मतलब किसी भी धर्म विशेष को इन्होंने प्राथमिकता नहीं दी है। अगला आधुनिक समय में हम देखते हैं, देखो भारत क्या है, धार्मिक राज्य है या फिर पंथ निरपेक्ष राज्य? पंथ निरपेक्ष राज्य तो है। वास्तव में पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है उदारवादी विचारधारा का। 10वां क्या है? विकासवादी तथा वैधानिक पद्धति में विश्वास। बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखो समझे। उदारवादी विचारधारा का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ये विकासवादी तथा वैधानिक पद्धति में विश्वास करते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी रूप में कोई परिवर्तन करना हो तो क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका कहना है उदारवादियों का। बल्कि परिवर्तन की बात की जाए तो यह परिवर्तन संवैधानिक तरीकों से, शांतिपूर्ण साधनों से और क्रमशः, विकासवादी क्रमशः धीरे धीरे किया जाना चाहिए। मतलब इनका मूल कहना यह है कि किसी रूप में कोई परिवर्तन किया जाए तो वह संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए। तो इसलिए तो भैया आज उदारवाद ने समाजवाद की बातों को स्वीकार कर लिया है। क्या कह रहा हूं मैं, समझे? बहुत गहरी बात है। इसलिए उदारवाद ने समाजवाद की कुछ बातों को स्वीकार कर लिया है, और जब इसमें संशोधन का गुण है, इसी कारण तो ये जीवित है। आज 400 वर्ष हो गए यह अस्तित्व में है। बाकी सारी विचारधाराएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। 1991 सोवियत संघ का विघटन होगा, साम्यवाद की विचारधारा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। एक उदारवादी विचारधारा तो शेष बची है। तो क्यों? क्योंकि इसमें लचीलापन है, इसमें गतिशीलता है, समय परिस्थिति के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर लेती है। आज उदारवाद ने अपने अंदर लोकतंत्र के गुणों को समाहित कर लिया है, समाजवाद की अच्छी बातों को स्वीकार कर लिया है, जन कल्याणकारी राज्य की जो बातों को स्वीकार कर लिया है। तो दिक्कत कहाँ है? जिस व्यक्ति में, जिस संस्था में, जिस विचारधारा में लचीलापन होता है वो कभी टूटती नहीं है, उसका कभी पतन नहीं होता है। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए उदारवाद की विचारधारा जीवित है। क्यों? क्योंकि इसमें लचीलापन है, अर्थात समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर लेती है। ठीक है। अगला 11वां सिद्धांत है इसका, लोकतांत्रिक शासन विश्वास। ध्यान देंगे, उदारवाद वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक शासन में पूर्ण रूप में विश्वास करती है। यह किसी भी रूप में गैर लोकतांत्रिक शासन या सैनिक शासन का समर्थन नहीं करती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का पूर्ण रूप में समर्थन करती है। कौन? उदारवादी विचारधारा। यही तो कारण है पूरी दुनिया के अंतर्गत उदारवादी विचारधारा की जीत हो गई है। क्या कह रहा हूँ? यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में उदारवादी विचारधारा की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि इसने सब विचारधाराओं की अच्छी बातों को स्वीकार किया है। क्या कह रहा हूं मैं? इसने जो भी विचारधारा थी, जहां भी इसको अच्छी बात मिली, उस सब विचारधाराओं को स्वीकार किया है, उस सब गुणों को स्वीकार किया है। ये तो मैं एक प्रकार से कहूंगा कि यहाँ तो सब अच्छी बातों का समन्वय हो रहा है, इसलिए तो इस विचारधारा की जीत हुई है आज। अगला 12वां, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन। हाँ, उदारवादी विचारधारा वास्तविक रूप में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का भी समर्थन करती है। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में, जैसा हम कहें कि यूरोप के अंतर्गत सभी जो उपनिवेश थे उनके बारे में कह रहे हैं
कि इनकी जनता को किसी न किसी रूप में स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए, अर्थात किसी न किसी रूप में इनके जो देश हैं इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए इनका कहना है कि राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्धांत का इनको समर्थन करना चाहिए, और इसी का परिणाम है कि हम भी किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित हुए हैं और 1947 में हम आज़ाद हुए हैं। 13 अंतरराष्ट्रवाद एवं विश्व शांति का समर्थन, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदारवादी विचारधारा वास्तविक रूप में अंतरराष्ट्रवाद विश्व शांति का समर्थन करती है। यह किसी भी रूप में साम्राज्यवाद युद्ध को स्वीकार नहीं करती है, बल्कि यह तो वास्तविक रूप में विश्व शांति की बात करती है। और इसी का परिणाम है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ये इसी की देन है, किसकी? उदारवाद की। इसलिए यहाँ इसका जो 13वां मूल सिद्धांत बनेगा, 13वां बिंदु नोट कीजिएगा, अंतरराष्ट्रवाद एवं विश्व शांति का समर्थन। अर्थात कहने का भावार्थ ये है कि ये किसी भी रूप में उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, बल्कि उदार राष्ट्रवाद के समर्थक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या? उदार राष्ट्रवाद के समर्थक है। ठीक है, तो ये हो गए उदारवाद के मूल सिद्धांत। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बात तो क्लियर हो गई कि उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कितने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है? 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की, जो कि हमने आपको बता दिया है। कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में यहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, आलोचना, कि भाई उदारवादी विचारधारा की क्या कमियां है, इसमें क्या क्या दोष है, क्या कुछ त्रुटियां हैं इसमें। चलिए, इसकी आलोचना में सबसे पहले आलोचना लेंगे हम उदारवाद में निहित व्यक्तिवादी अंश की आलोचना। अर्थात वास्तविक रूप में देखो, यहां प्रारंभ में जो उदारवाद था उस स्थिति से देखा जाए तो उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई अंतर नहीं था। क्यों? वो भी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की बात करें पूर्ण रूप में, और ये भी पूर्ण रूप में स्वतंत्र छोड़ने की बात करें, तो वहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इसके बाद में वास्तविक रूप में जैसे जैसे उदारवाद का रूप बदलता है और आधुनिक उदारवाद आता है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। इसलिए पहली जो आलोचना होगी वो उदारवाद में निहित व्यक्तिवादी अंश की आलोचना करेंगे हम। नंबर 1, पहले तो बिंदु बना दे, फिर इसमें यहाँ 2 आलोचना होगी। क्या? राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। अब देखो, ध्यान दे, वास्तविक रूप में व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य के बारे में करेगी, राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्या है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। और इसी ही बात को उदारवादी भी स्वीकार करें। इनका कहना है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये तो बात आई है यहाँ कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो ऐसी स्थिति में कानून बनाएंगे, ज्यादा कानून बनाएंगे तो इनका कहना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। इनका कहना है ये। लेकिन आलोचक क्या कह रहे हैं? नहीं, गलत बात है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। भाई, राज्य तो वास्तव में एक अच्छाई है। राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है, उल्टा व्यक्ति और ज्यादा स्वतंत्र होता है। आलोचकों का कहना है ये। इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। ठीक है, मतलब व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मान रहे थे और उदारवाद ने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है, अब आवश्यक बुराई का मतलब क्या है? आवश्यक बुराई का मतलब ये है, बुराई तो इसलिए कि राज्य के द्वारा हिंसा की जाती है, और आवश्यक इसलिए कि व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो आवश्यक बुराई हो गया ये। पर आलोचक कह रहे हैं कि गलत बात, ये आवश्यक बुराई नहीं है बल्कि ये तो अति आवश्यक है। एक अच्छी संस्था है, एक श्रेष्ठ संस्था है, इसके बिना व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता। वास्तविक रूप में किसी भी राज्य का विकास हो ही नहीं सकता है, आलोचकों का कहना है। तो पहला क्या होगा? एक, राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, जबकि ये मानते हैं। दूसरी आलोचना क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। कैसे? वास्तविक रूप में जैसा इसके अंतर्गत हमने बात बता दी थी, नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर बल देते हैं। इनका कहना यह है कि राज्य को किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसलिए राज्य को कम से कम कानून बनाने चाहिए। मगर आलोचकों का कहना है कि गलत बात है, कानून बनाने से क्या कभी स्वतंत्रता का हनन होता है? नहीं, जब जन कल्याण से संबंधित नीतियां बनाई जाती है तो व्यक्ति और ज्यादा स्वतंत्र होता है। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है इनका, वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है। किसका? उदारवादियों का। ठीक है,
अब दूसरी आलोचना लेंगे हम, उदारवाद में आधारभूत अंतर्विरोध है। क्या है? उदारवाद में अंतर्विरोध भी। अंतर्विरोध कैसे? अब आप स्वयं देखिएगा। एक तरफ तो उदारवादी कह रहे हैं कि राज्य को किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, खुला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, ये तो बात आ रही है। परंतु कुछ समय बाद में ये स्वामी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, जन कल्याण के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसा कि टी.एस. ग्रीन ने फिर आगे चल करके कहा है। और प्रारंभ में ये कहा गया था हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अंतर्विरोध होगा या नहीं होगा? ये अंतर्विरोध है। एक तरफ कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं। और देखो ये जो अंतर्विरोध है ना, ये अंतर्विरोध तो भाई उदारवाद में क्या, इस दुनिया में जितने भी राजनीतिक विचारक हैं उनके आधार पर जितनी विचारधाराएं गढ़ी गई हैं उन सब में अंतर्विरोध पाया जाता है। यहाँ तक कि हम भी इससे अछूते नहीं हैं, हम भी अंतर्विरोध से ग्रसित रहते हैं। हमारी बातों में भी अंतर्विरोध पाया जाता है। हम कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो फिर ये विचारधाराएं भी इनसे अछूती नहीं है। अगला तीसरा है, विश्व स्तर पर उदारवाद पाश्चात्य हितों का रक्षक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। विश्व स्तर पर उदारवाद पाश्चात्य हितों का रक्षक है। कैसे? वास्तविक रूप में उदारवादी जिसकी बात कर रहे हैं कि भी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, तो जो गरीब राष्ट्र हैं उनका क्या होगा? और उन गरीब राष्ट्रों में रहने वाली जनता का क्या होगा? सरकारें तो पीछा छुड़ा लेंगी, पीछे हट जाएंगी, जन कल्याण संबंधी नीतियां नहीं बनाएंगी। तो फिर ऐसी स्थिति में जो संपत्तिशाली व्यक्ति हैं वो गरीबों का शोषण करेंगे या नहीं करेंगे? यस, शोषण करेंगे। वास्तव में उदारवादी जो विचारधारा है, आलोचकों का कहना है कि ये तो पश्चिमी हितों की रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि ये तो किसी न किसी रूप में पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रही है। किसका समर्थन कर रही है? पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रही है। और पश्चिमी देश किसको स्वीकार करते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। इसलिए आलोचकों का कहना है कि विश्व स्तर पर उदारवाद पाश्चात्य हितों का रक्षक है। चलिए अगली आलोचना क्या है? चौथी, अनुदारवादियों द्वारा की गई आलोचना। अब ध्यान दें, अनुदारवादी भी इसकी आलोचना करते हैं उदारवाद की। तो इसको हम तीन पार्ट में विभाजित करें। अनुदारवादी मतलब जो वास्तविक रूप में किसी भी रूप में परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, बल्कि जो परंपरा, रीति रिवाज, प्रथाएं उनको बनाए रखना चाहते हैं, उनको बनाए रखना चाहते हैं, मतलब यथास्थिति के जो समर्थक होते हैं, समझ गए? तो अनुदारवादी क्या क्या कह रहे हैं? ध्यान दें, बुद्धिवाद सौम्यपूर्ण नहीं है। अब देखो, उदारवादी तो कह रहे हैं कि सब कुछ बुद्धि है, जैसे यहाँ आपने देखा मानवीय विवेक में आस्था, मतलब व्यक्ति को विवेकमान मानते हैं। और इनका कहना है कि व्यक्ति बुद्धि से जैसा चाहे वैसे समाज का निर्माण कर सकता है। लेकिन आलोचक क्या कह रहे हैं? बुद्धिवाद स्वामीपूर्ण नहीं है। मतलब इनका कहना है कि सब कुछ बुद्धि नहीं है भाई। क्या परंपरा, रीति रिवाज, समाज की जो आस्था होती है, क्या इस सृष्टि को चलाने के लिए ईश्वर की कोई योजना नहीं होती है? हाँ, ईश्वर योजना भी होती है। स्वयं समाज की अपनी प्रतिभा, आस्था भी होती है, उसके विश्वास भी होते हैं, उसकी श्रद्धा भी होती है। और जो परंपराएं लंबी अवधि से चल रही हैं, क्या उन परंपराओं में एक झटके समाप्त किया जा सकता है मानव बुद्धि से? नहीं। और क्या ईश्वर की कोई योजना नहीं होती है सृष्टि को चलाने में? यस, होती है। इसलिए बुद्धिवाद स्वामीपूर्ण नहीं है। इसके अलावा अन्य बातों का भी योगदान होता है। दूसरा, मानव प्रयत्नों का सीमित महत्व। उदारवादी विचारधारा का कहना है कि मानव जैसा चाहे अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से समाज का निर्माण कर सकता है, जैसा चाहे उस रूप में समाज को ढाल सकता है, बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि मानव प्रयत्नों का सीमित महत्व होता है, कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मानवीय प्रयत्नों से परे होती हैं, जैसी ईश्वरीय योजना। ईश्वरीय योजना को कौन चैलेंज दे सकता है, कौन चुनौती दे सकता है? हमारा विज्ञान क्या इसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है? नहीं। इसलिए मानवीय प्रयत्नों का सीमित महत्व होता है। अगला, राज्य की यांत्रिक अवधारणा का विरोध। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो ये उदारवाद है वह राज्य को क्या मानती है? कृत्रिम संस्था मानती है, कि यांत्रिक संस्था मानती है। लेकिन इनका आलोचकों का कहना है कि राज्य एक यांत्रिक अवधारणा ही नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में
राज्य का धीरे धीरे ऐतिहासिक परिस्थितिवश परंपराओं के हिसाब से इसका विकास हुआ है। क्या हुआ? इसका विकास हुआ है। इसलिए वास्तविक रूप में राज्य को जो एक कृत्रिम संस्था मान रहे हैं, इसकी भी आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। 5वां बिंदु, राज्यवादियों द्वारा की गई आलोचना। क्या कह रहा हूं मैं? राज्यवादियों द्वारा की गई आलोचना। अब यहाँ राज्यवादियों द्वारा की गई आलोचना, इसका मतलब क्या है? विशेषकर उग्रादर्शवादी, नाजीवादी और फांसीवादी द्वारा इसकी आलोचना की गई है। कैसे की गई है? इनका कहना है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को पूर्ण रूप में स्वतंत्र छोड़ दें तो फिर ऐसी स्थिति में क्या व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है? क्या व्यक्ति में इतना विवेक है कि वह अपने हित में फैसला कर सकता है? नहीं। इसलिए राज्यवादियों के द्वारा भी इसकी आलोचना की गई है। किसके द्वारा? हम इसको ज्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप केवल बिंदु रूप में समझेंगे। राज्यवादियों द्वारा इसकी आलोचना की गई है, जिसमें विशेषकर उग्र, मैं बोल रहा हूँ उग्र, आदर्शवाद दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको, उग्र और उदार। तो यहाँ उग्र आदर्शवादियों के प्रतिवादियों के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। नाजीवाद और फांसीवादी के द्वारा भी इसकी आलोचना की जा रही है। और अंतिम छठा, मार्क्सवादियों द्वारा की गई आलोचना। ध्यान देंगे, उदारवाद की आलोचना मार्क्सवादियों के द्वारा भी की गई है। ऐसे कि ये मार्क्सवादियों का कहना है कि समाज में कोई परिवर्तन होगा तो वह संवैधानिक तरीके से नहीं हो सकता, क्रांति से करना ही पड़ेगा। रही बात उदारवादियों का कहना है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की पद्धति भी स्वीकार करते हैं, अच्छी मानते हैं, लेकिन इनका कहना है मार्क्सवादियों का कि गलत बात है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वास्तविक रूप में जो संपत्तिशाली व्यक्ति होते हैं, यह उनका ही एक उपकरण है और इस उपकरण का प्रयोग ये संपत्तिहीन व्यक्तियों का शोषण करने के लिए करते हैं। इसलिए वास्तविक रूप में इनका कहना है कि राज्य का तो किसी न किसी रूप में समापन होना चाहिए। राज्य एक अच्छी संस्था नहीं है। अर्थात मूल बात यहाँ ये है कि मार्क्सवादियों के द्वारा उदारवाद की आलोचना का जो मूल आधार है वो एक तो ये है कि ये वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक शासन में विश्वास करते हैं और एक ये वैधानिक पद्धति में विश्वास करते हैं उदारवादी। लेकिन मार्क्सवादी जो है वो इनमें विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मार्क्सवादियों के द्वारा भी इसकी आलोचना की गई है। भाई ये होगी इसकी कमियां, ठीक है। वैसे मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, देखो चाहे उदारवाद की भरपेट आलोचना की जाए, लेकिन भाई आज वास्तव में पूरी दुनिया में 1991 जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है तब से उदारवाद का प्रभाव और महत्व बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। तो फिर कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन इसकी कुछ ऐसी बातें जिनको मानना पड़ेगा। भाई व्यक्ति वास्तव में साध्य है। परिवर्तन की बात आती है तो संवैधानिक साधनों से परिवर्तन किया जाए, कितनी अच्छी बात है। इसी के साथ में यहाँ पर जो लोकतांत्रिक शासन में विश्वास हो रहा है कि बुरी बात है। आज पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से, क्या कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक प्रणाली से अच्छी प्रणाली कोई हो नहीं सकती, लोकतंत्र का कोई विकल्प है ही नहीं। तो इसलिए उदारवादी विचारधारा सब विचारधाराओं से अच्छी है, इसलिए आज अस्तित्व में है। आलोचनाएं चाहे कितनी की जाए, लेकिन भाई इसका प्रभाव महत्व बहुत ज्यादा है। अब ध्यान दें, तीसरा पार्ट ले रहे हैं उदारवाद के प्रकार। अब देखो, वैसे हम उदारवाद के प्रकार के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत व्यापक रूप में लेंगे दोनों को, लेकिन यहाँ आपकी सुविधा के लिए यही हमने बता दिया है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है और एग्जाम की दृष्टि से इतना पर्याप्त है। परंतु फिर भी आपको समझाने के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे हम। इसके ऊपर परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद के ऊपर अलग से वीडियो एक अपलोड अवश्य करेंगे। यहाँ तो सामान्य समझेंगे उदारवाद के प्रकार। उदारवाद के दो प्रकार है मुख्यतः, परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक या शास्त्रीय उदारवाद, ठीक है, पहला। दूसरा आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद। अब ये क्या है समझे। देखो, प्रारंभ में तो जब उदारवाद का अर्थ बताया जा रहा था कि ये वह सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, और फिर ये लेसे फेयर के सिद्धांत को प्रमुखता देती है, जिसका अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो या राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए। तो यहाँ जो ये प्रारंभिक उदारवाद था वास्तव में इसी बात को प्रमुखता दे रहे थे कि राज्य को किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु इससे हुआ क्या कि जब
बाजार व्यवस्था के अंतर्गत, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, तो जो पूंजीपति लोग थे उन्होंने क्या किया, फिर गरीब लोगों का जो है शोषण करना शुरू कर दिया। और यहाँ फिर क्या हो गया, उनकी निरंकुशता पनपने लग गई और जो सामान्य जनसामान्य व्यक्ति थे वो परतंत्र होते चले गए। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में टी.एच. ग्रीन जैसे विचारकों ने कहा कि नहीं, व्यक्तियों को स्वतंत्र करने के लिए जरूरी है कि उनकी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जन कल्याण से संबंधित नीतियां राज्य के द्वारा बनाई जानी चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा कि राज्य के द्वारा जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाई जानी चाहिए, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद इत्यादि संबंधित व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, राज्य को करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर राज्यों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हस्तक्षेप करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, परंपरागत उदारवाद ही, क्या कह रहा हूं, परंपरागत उदारवाद ही आधुनिक उदारवाद बन जाता है। यहाँ पर फिर राज्य सरकारें, मतलब राज्य और सरकार वास्तविक रूप में जन कल्याण से संबंधित नीतियां बनाने लग जाती हैं और इसके लिए राज्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। अर्थात जन कल्याण के लिए राज्य को मानव गतिविधियों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा और किया जाता है। आधुनिक समय में जब हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है क्या जनता की गतिविधि में, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ ये तो कह रहे हैं कि राज्य किसी भी में हस्तक्षेप नहीं करे, लेकिन कुछ समय बाद में जैसे जैसे पूंजीवाद अपना उग्र रूप धारण कर लेता है और व्यक्तियों का शोषण होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर यहाँ इनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। उनका कहना है कि जनता के कल्याण के लिए इन पूंजीपति लोगों के ऊपर कर लगाया जाएगा और उस एकत्रित राशि से जन कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। जैसे ये बात कही जाती है तो परंपरागत उदारवादी आधुनिक उदारवाद बन जाता है, जिसे कि सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। यहाँ पर जो नकारात्मक उदारवाद कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यह व्यक्ति को पूर्ण रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, किसी भी रूप में उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है और यहाँ व्यक्ति के विकास के लिए उसकी स्वतंत्रता के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसका भावार्थ ये नहीं होगा कि वो परतंत्र होगा, बल्कि वह और ज्यादा स्वतंत्र होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाह रहा है, पुल पर से गुजर रहा है और बीच में से पुल टूटा हुआ है। वहां पर एक पुलिस अधिकारी या मैं ये कहूंगा कि एक कांस्टेबल सिपाही खड़ा हुआ है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। अब वो उस व्यक्ति को रोक रहा है कि आप आगे मत जाइए, पुल टूटा हुआ है। वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मैं तो स्वतंत्र हूँ, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। तो आप मुझे बताइए, वो व्यक्ति यदि आगे चला जाता है, नहीं मानता है और गड्ढे में गिर जाता है, पुल टूटा हुआ है, तो वह मरेगा या नहीं? तो व्यक्ति की इच्छा क्या है, मरना है? नहीं, व्यक्ति की इच्छा जीवित रहना है। तो ऐसी स्थिति में जो कानून बनाया गया है कि उसे जबरदस्ती भी रोका जा सकता है, तो फिर इस व्यक्ति को स्वतंत्र हो जाता है किया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा मरने की नहीं है भाई, व्यक्ति की इच्छा जीवित रहने की है। तो जीवित रहने की इच्छा हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर ये स्वतंत्र ही तो कर रहे हैं, हम परतंत्र कहाँ कर रहे हैं? तो ये है आधुनिक उदारवाद। ठीक है भाई, तो उदारवाद के दो प्रकार समझ में आ गए, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, जिसको कि नकारात्मक या शास्त्रीय कहा जाता है इसको, और इसको सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। और अंत में इसका चौथा पार्ट ले रहे हैं हम, उदारवाद का महत्व व प्रभाव। अर्थात अब हमने उदारवाद की ज्यादातर बातें समझा दी है, पिछली वीडियो में बता दी थी कुछ बातें, कुछ इसके अंतर्गत बता दी हैं। तो भाई क्या इसका महत्व प्रभाव यहाँ है? एकमात्र उदारवादी विचारधारा ये ऐसी है जिसको लगभग 400 वर्ष हो गए अभी अस्तित्व में बनी हुई है, और पूरी दुनिया के अंतर्गत धीरे धीरे उदारवाद की बातों को स्वीकार किया जा रहा है। मतलब लोकतांत्रिक पद्धति की बातों को स्वीकार किया जा रहा है। किसी भी रूप में कोई परिवर्तन की बात आती है तो संवैधानिक तरीके से परिवर्तन किया जाए, इन बातों को स्वीकार किया जा रहा है। और रहा सहा 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हो गया, उस विघटन के बाद में तो ये बात सुनिश्चित हो गई कि उदारवाद का प्रभाव और महत्व बढ़ता ही जा रहा है। ये हो गया आपका उदारवाद के मूल सिद्धांत, उसकी आलोचना, महत्व और प्रभाव से संबंधित बातें। प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।